जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 5 हम लोगों ने बात कर चुका था। अध्याय 5 जो था पंचायती राज। अभी हम लोग इकाई 3 को ही पढ़ रहे हैं। इकाई 3 में जो 5वां चैप्टर था पंचायती राज, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 में गांव का प्रशासन, क्योंकि इकाई 3 का नाम था स्थानीय सरकारें और प्रशासन। तो स्थानीय सरकार में केवल हम लोगों ने पंचायती राज देखा, और जो प्रशासन है उसमें हम दो दो लेसन देखेंगे। पहला लेसन देखेंगे गांव का प्रशासन और दूसरा लेसन देखेंगे नगर का प्रशासन। दोस्तों, गांव के प्रशासन में हम लोगों को मुख्य रूप से कुछ हेडिंगें देखना है, जिससे क्या होता है कि इस लेसन में एक झगड़े से शुरुआत होती है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि गांव क्या होता है। तो गांव को हम लोगों ने समझने के लिए जब पंचायती राज पढ़ा था, तो पंचायती राज में समझ चुका था कि ग्राम सभा क्या होती है। जिस ग्राम में 18 वर्ष के सदस्य होते थे, 18 वर्ष से अधिक आयु के, उनको वोट डालने का अधिकार था, मतदाता सूची में नाम था, वे सब क्या होते थे? ग्राम सभा के सदस्य होते थे। उन्हीं सब लोगों से मिलकर के एक गांव बनता है, गांव का निर्माण होता है। और इसी में एक शब्द देख रहे हैं, प्रशासन। प्रशासन का अर्थ क्या होता है? प्रशासन का अर्थ यह होता है कि हमारे आंतरिक जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करना। जैसे कि प्रशासन के कई पहलू हो सकते हैं। जैसे लोगों के साथ कोई समस्या होती है तो उसका समाधान पाने के लिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं, और वह हमारी समस्याओं को सुनता है और उसको हल करने का डिसीजन लेता है। तो प्रशासन के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों के लिए जो बनाई गई है उसको कहते हैं लोक प्रशासन। ठीक इसमें हम लोग जानेंगे इस प्रशासन में गांव के स्तर पर कि क्या होता है कि एक झगड़ा की शुरुआत होती है। झगड़ा शुरुआत होगी तो वह पुलिस के पास जाएगी, तो पुलिस प्रशासन के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। पुलिस प्रशासन क्या है, पुलिस प्रशासन की महत्व क्या होती है, पुलिस प्रशासन का क्षेत्र कहाँ तक होता है, और पुलिस प्रशासन में कौन कौन से काम होते हैं। और फिर कहता है कि क्या यदि आप झगड़ा हो रहा है खेत को लेकर के, तो आप पुलिस वाले में जाएंगे कि या कोई और अन्य माध्यम है उसको सुलझाने का। तो वह अन्य माध्यम को समझाने के लिए इस लेसन में राजस्व विभाग को डाला है। तो सब उसमें फिर दूसरा हेडिंग हम लोग जानेंगे कि राजस्व विभाग क्या है, राजस्व विभाग के कौन कौन से काम होते हैं, राजस्व विभाग का महत्व क्या होता है, राजस्व विभाग में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। इस तरीके से हम लोग राजस्व विभाग को जानेंगे। जब यह जमीनी संबंधित मुद्दा है, तो जमीनी संबंधित में हम जानते हैं कि दो ही तरह के यहाँ पे जाति है, नर और नारी, यानी पुरुष और महिला, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी कि दो ही तरह के जेंडर है। कौन कौन से? महिला और पुरुष। तो क्या जो खेतें हैं वह केवल पुरुषों को ही होनी चाहिए या महिलाओं के नाम से भी होनी चाहिए? जैसे एक भाई बहन है, तो क्या केवल जो खेत का हिस्सा होगा या खेत पाने का अधिकार होगा वह केवल बेटे को ही होगा कि बेटियों को भी होगा? इसको समझाने के लिए एक नया कानून दिया है जिसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। फिर लास्ट चैप्टर के अंत में दिया हुआ है एक सार्वजनिक में सर्वेक्षण, एक संक्षेप में सर्वेक्षण दिया गया है। इस तरीके से क्लास 6 का अध्ययन जो 6 है गांव का प्रशासन, इस तरह से लेसन की समाप्ति होगी। हर लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम एक कहानी को उठाएंगे रघु और मोहन की झगड़ा से। वह भी किस झगड़ा पे? केवल मेढ़ के लिए झगड़ा। क्योंकि अक्सर हम लोग देखा करते हैं कि दो खेतों के विवाद में एक मेढ़ के लिए ही झगड़ा होता है, क्योंकि मेढ़ कभी इधर खिसक आता है, कभी इधर खिसक जाता है। यानी कि मेढ़ को ही लोग इतना छांटते हैं, इतना रच रच के बनाते हैं, जैसे लगता है कि पूरे खेत का अनाज उस मेढ़ पे ही होता है। तो एकदम पूरा क्षेत्रीय उदाहरण है, एकदम अपने आसपास से उदाहरण को समझाया है एनसीईआरटी ने, जिससे हमारी समाज में बोलने लायक हम होंगे, जिससे हमारी सोच विकसित होगी। हो सकता है इस पढ़ने के बाद से हम उन चीज़ों पे गौर करना सीखेंगे जो छोटी छोटी वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, लड़ाई झगड़े का। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनका
पानी, बिजली, सड़क आदि ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने जब सरकार क्या है पढ़ रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती है? तो सरकार ये सारे इंतज़ाम करने के लिए सरकार 3 स्तरों पे बँट गई। पहला स्तर पे ये बँटी कि स्थानीय सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और राष्ट्रीय सरकार हो गई। ठीक वैसे ही गाँव के प्रशासन में भी यहाँ पे बिजली होती है, पानी होती है, सड़क होती हैं, अस्पतालें होते हैं, विद्यालय होते हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार देना पड़ता है, अन्य चीज़ों का सर्वेक्षण करना पड़ता है। इन सभी काम को एक आदमी करना आसान नहीं है। इसीलिए यह एक पूरी टीम होती है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि प्रशासन के कई सारे पहलू हो सकते हैं। प्रशासन का एक और अर्थ होता है कि जो सरकार द्वारा नीतियाँ बनाई गई होती हैं, उसको सुनिश्चित करना या उसका क्रियान्वयन करना, वही प्रशासन का कार्य होता है। जैसे यदि हम देखते हैं कि यदि अपने गाँव में यदि कोई डीएम साहब आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, तो सबसे पहले वह उन्हीं चीज़ों, उन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएँ होती हैं। सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को वह लोगों को समझाने का काम करते हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का काम करते हैं, ताकि लोग शिक्षित हो सकें, जागरूक हो सकें, उस योजना का लाभ उठा सकें, क्योंकि सरकार जो भी योजनाएँ बनाती है, वह नीची स्तरों तक जाए, नीची स्तरों तक पहुँच पाए, इसीलिए इस चीज़ को बनाती है। तो इन सभी ज़रूरतें होती हैं गाँव में बिजली की, पानी की, सड़कों की, भवनों की, अस्पतालों की, विद्यालयों की, और ये सभी ज़रूरत कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रख-रखाव, ये सभी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं? ज़मीन पे ही पाई जाती हैं, तो ज़मीन के दस्तावेज़ यानी कागज़ों का रख-रखाव करना पड़ता है, और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जब लोग एक साथ रहेंगे, एक समूह में रहेंगे, एक साथ इकट्ठा बैठेंगे, तो उनको काफ़ी हद तक एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी सिस्टम को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? सरकार दिया है, जिससे हम सभी लोग मिल कर के एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे लिए डिसीज़न लेता है। मैं हर चैप्टर से लिंक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी समझ विकसित हो सके, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वह क्लियर हो सकें, क्योंकि सभी लेसन एक दूसरे से लिंक है, सभी किताबें एक दूसरे से लिंक है, सभी विषय एक दूसरे से लिंक है, सभी लोग एक दूसरे से लिंक है, बशर्ते उसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। इन सभी व्यवस्था के लिए गाँव का प्रशासनिक ढाँचा होता है, और इन सभी की व्यवस्था करे। पानी कहाँ पहुँचना चाहिए, पानी कहाँ नहीं पहुँच रहा है, बिजली की आपूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, सड़कें अच्छी हैं कि दुरुस्त हैं कि नहीं हैं, ठीक है? और उसके बाद ज़मीनों का दस्तावेज़ अच्छे से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, किन्हीं के बीच विवाद हो रहा है तो उनका समाधान कैसे किया जाए। विवादों का समाधान हम लोगों ने पढ़ा था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में, जो हमारा तीसरा हेडिंग था वह यही था कि न्याय कैसे करती है। क्या करती है? न्याय कैसे करती है, समस्या का समाधान कैसे करती है, और इसी सब चीज़ों को अच्छे से कायम रह सके, सुनिश्चित रूप से चल सके, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रशासनिक ढांचा बनाया है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम बेसिक रूप से कितने प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे? मात्र 2, क्योंकि 6 का है, तो 6 के लेवल के, 6 के बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसने सोच करके इस चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए, यहाँ पर हो जाता है मेड़ के लिए झगड़ा, क्योंकि पूरे खेत का अनाज मेड़ पे ही उगता है। अब गाँव में झगड़ा होता है, ये ज़ाहिर-सी आम बात है कि हर लोगों में ऐसा होता है, हर घर में ऐसा होता है। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी-सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। ये होता है मोहन का खेत, उसके सटे हुए होता है रघु का खेत। दोनों के खेत में छोटी-सी क्या होती है? मेड़ होती है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया। जो रघु का खेत है वह मोहन के खेत में थोड़ा-सा
आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली है। क्या कर लिया है? मिला लिया है। अपने खेत का आकार बढ़ा लिया है। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। क्यों? क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत सी ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गाँव के सरपंच थे। मोहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह रघु से डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि रघु के जो ताऊ जी थे वह क्या थे? गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया सुबह सुबह। दोनों के बीच कहा सुनी हुई कि तुमने हमारे खेत में अपना मेढ़ क्यों बढ़ाया। रघु ने तो मानने से इनकार ही कर दिया कि उसने मेढ़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुलाया, क्योंकि रघु के पास बहुत अधिक खेती तो उसके पास मजदूर भी रहा करते थे और उसके ताऊ जी भी क्या थे? सरपंच थे। तो जाहिर सी बात है उसके पास बहुत से लोग होंगे। उन्हीं में से एक मजदूर को रघु ने बुलाया। दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोस बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने ही राय दिया। अक्सर ऐसा हम लोग अपने गांव में भी देखते हैं, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो कोई राय देने वाला जरूर वह शिक्षित ही होता है। यदि शिक्षित नहीं होता है तो वह इतना घूम लिया होता है, देश दुनिया को इतना मतलब एनालिसिस अनुभव किया रहता है देश दुनिया में घूमकर, उस वही ये देता है, यानी कि ये सलाह देता है कि इस तरह से किया जाए, सुझाव देता है। तो ठीक ऐसे ही मोहन का एक दोस्त होता है जो गांव के डाकघर में काम करता था। सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अक्सर देखिए, ये जो चीज़ें कही गई हैं उस टाइम लेखकों ने लिखा है, बिल्कुल आज के तौर तरीकों पे, आज की जो संरचना है उस पे हूबहू यह लागू हो रहा है। आप खुद अपने आप को सेंटर में रखकर जो भी चीज़ें कह रहा है, आप सोचिएगा कि यह हमारे आस-पास हो रहा है। इमेजिनेशन करिए कि इस तरह से हो रहा होगा, क्योंकि इसमें अभी लास्ट में जा कर के क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने आप को पुलिस के जगह रख के देखिए कि आपको कैसा महसूस होगा। आप अपने रघु के समान रख के देखिए कि कैसा महसूस होगा। मोहन के समान रख के देखिए कि कैसा महसूस होगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच गए होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अनंतः मोहन ने यह फैसला लिया कि क्या हो जाएगा, वह सब पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा यदि वह पैसा पुलिस वाले को दे देंगे, लेकिन आप लोगों ने हमको पीटते हुए देखा है, आप लोग हमारे साथ चलिएगा और उस थाने में आप लोग भी कहिएगा कि हाँ, हमारी आंखों के सामने रघु और उसके मजदूरों ने मोहन की पिटाई की। लेकिन अब देखिए क्या होता है। पुलिस थाने का क्षेत्र, अब आ जाते हैं हम पुलिस थाने के क्षेत्र में। अब मोहन लोग अपने घर से निकल जाते हैं और पुलिस थाने के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। पुलिस थाने का क्षेत्र, जबकि पुलिस थाने के क्षेत्र में यह गांव भी आता होगा। तो पुलिस थाने के क्षेत्र को देखते हैं। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा अब थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। क्योंकि जो गांव का पुलिस क्षेत्र था, जो हमारा थाना था, वहाँ पे तो रघु के घर वाले पहुँच गए होंगे। रघु के ताऊ जी सरपंच है, पुलिसों से उनकी काफ़ी पकड़ है। ठीक ऐसा ही हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे वाली लेसन में पंचायती राज पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो बिरजू रहता है और जो नटवर रहता है वह अमीर चंद्र के दोस्त होते हैं, और ओम प्रकाश का नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं रहता है, लेकिन लोग कह नहीं पाते हैं। तभी उसमें से सूरजमल उठ करके उस चीज़ को
बोलता है और कहता है कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए, लेकिन जो अमीर चंद होता है उसकी वजह से लोग डरते हैं, क्योंकि वह बैठा-बैठा सबके ऊपर निगाहें टिकाए रहता है कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। और क्यों उससे डरते हैं? क्योंकि वह बहुत अधिक खेतों का मालिक होता है। अक्सर ऐसा अपने समाज में देखने को मिलता है, जिनके पास अत्यधिक खेत होता है, अत्यधिक उनके लोग होते हैं, अत्यधिक उनकी पकड़ होती है लोगों से, तो उनसे लोग हमेशा डरते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। थाने में कोई बात होता है तो वह सबसे पहले जा कर के पुलिस लोगों से कुछ कह देता है, जिसकी वजह से जिसके साथ यह घटना घटी हुई होती है, उसकी बातें नहीं सुनी जाती है। हम देखेंगे कि क्या इसके आगे का भी कुछ हो सकता है, या हम लोग जब रेफ़रेंस बुक पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि किस तरह से यह सभी चीज़ें करप्ट होती जा रही हैं, किस तरह से इसमें सुधार भी आ रहा है, करप्ट भी है, और इसको अच्छे से बनाने के लिए, सुसज्जित ढंग से सजाने के लिए, एक अच्छा ढाँचा बन सके, लोगों के लिए कल्याणकारी हो सके, वह कैसे हम लोग बना सकते हैं, दूरगामी सोच को लेकर के हम रेफ़रेंस बुक में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि एक पड़ोसी कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा-सा और पैसा खर्च के जिले के थाने पे चले, जिले में चले, लेकिन मोहन समझाया कि बात पैसे की नहीं है मेरे दोस्त, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गाँव इसी कार्यक्षेत्र में आता है। यदि हमारी कार्रवाई को यहाँ पे नहीं सुनी जाती है, तब हम आगे बड़े थाने में जाएँगे और वहाँ पे इसके खिलाफ भी और उसके खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ रपट लिखवाएँगे कि हमारे क्षेत्र में जो पुलिस थाना आता था, उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना। ठीक है? तो इस तरह से मोहन समझाता है। अब देखिए यहाँ पे पुलिस क्षेत्र आ गया, कार्य क्षेत्र आ गया, तो कार्य क्षेत्र को समझाने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। चलिए इस बॉक्स को समझते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है। हर पुलिस थाने का कार्यक्षेत्र होता है। हम लोग जिस गाँव में रह रहे हैं, आप लोग जिस गाँव में रह रहे हैं, उसका भी एक पुलिस थाने का कार्यक्षेत्र होगा, जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट एफआईआर उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जाँच-पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर होने वाली मामलों पर कार्यवाही करे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएँगी? अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बात करूँगा, करवाएँगी। कहाँ पे दर्ज करवाएँगी? यानी स्त्री को मान करके, लड़कियों को मान करके इस बुक को लिखा गया है। इसके पहले ही हम लोगों ने देख चुका था कि जो पूरी यह बुक होगी, वह लड़कियों को सेंटर में मानकर ही लिखी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन किया गया होगा, अधिकतर क्वेश्चन लड़कियों को सेंटर में रख कर किया गया होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जब इसी लेसन में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा हेडिंग पढ़ेंगे, नया कानून हिंदू अधिनियम जब पढ़ेंगे 2005, तो उसमें जानेंगे क्यों मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। मोहन रघु से झगड़ा करने से डर क्यों लग रहा था। ये सब क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, और अपने माइंड से, अपने सोच करके, अपने इमेजिनेशन करके, अपने शब्दों में, अपने विचारों में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। अब देखते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। अभी तक कई रास्ते में बात कर रहे हैं सब, अभी जाएंगे पुलिस थाने में। अब पुलिस थाने में किस तरह का काम हो रहा है, कैसे काम होता है, चलिए समझते हैं। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे, देखिए पहुँच भी गए हैं सब, तो मोहन थानेदार के पास गया। इमेजिनेशन करिएगा, मोहन थानेदार के पास गया। इमेजिनेशन किस तरह से हो पाता है, जैसे आप लोग कभी थाना में गए होंगे तो थाना का गेट देखे, यहाँ पे पुलिस साहब बैठते हैं, तो ठीक यहाँ से मोहन एंट्री मारता है और पुलिस के पास, थानेदार के पास जाता है और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। लिखित रूप में देना चाहता है, मौखिक रूप में नहीं देना चाहता है, क्योंकि हो सकता है मौखिक रूप को बाद में लोग क्या कर दें, गलत साबित कर दें। लेकिन जो लिखित रूप रहेगा उसको लोग गलत साबित नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उस पे हस्ताक्षर भी किए गए होते हैं।
अब कहता है थानेदार, थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जाँच-पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाया लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रघु ने पहले उसको पैसा दे दिया होगा। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया। अब देखिए, अब वो पुलिस वाला उसकी बात को नहीं सुन रहा है। वो कह रहा है कि हम तुम्हारी रपट नहीं लिखेंगे, इतनी छोटी छोटी शिकायतों को लेकर आ रहे हो। लेकिन हो सकता था यह पुलिस के लिए छोटी शिकायत हो, लेकिन इस व्यक्ति के लिए तो बड़ी शिकायत थी, क्योंकि एक तरीके से इसकी खेत में भी कमी आ गई थी और इसको पीटा भी गया था। और उसमें पुलिस के लिए हो सकता है यह छोटा केस हो, लेकिन इस मोहन के लिए बड़ा केस था। ठीक ऐसे ही संदर्भ में हम डॉक्टरी को लेकर के, अस्पतालों को लेकर सोच सकते हैं। जैसे जो डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर होते हैं, वे अधिकतर मरीजों को देखते हैं, लेकिन एक मरीज गया होता है, हो सकता है इसके परिवार में 6 लोग हों और इसका गार्जियन बीमार है, जिसके चले जाने से इन लोगों का आधार ही समाप्त हो जाएगा। जब वह हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अभी चलो उधर बैठो, अभी लाइन में लगो, चाहे उधर बैठो, अभी हम आ रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर करके तब तुम्हारा हम रिपोर्ट देखेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा ऐसा हुआ कि ये भर गया वो थोड़ा स्पेस भर गया था, इसकी वजह से नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो इसी तरह हम अस्पतालों के समय है, ऐसा ही होता है कि डॉक्टर के लिए हो सकता है या छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी आम बात हो, लेकिन उस परिवार के लिए तो बहुत बड़ा इलाज कराना होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तब क्या होता है, मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुला करके अंदर लाता है। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया, नहीं साहब, हमारे सामने रघु और उसके मजदूरों ने मोहन की पिटाई की और उन्होंने इसका खेत में भी मेड़ बढ़ा लिया है और इसको बहुत सारी गंभीर चोटें आई हैं। इन सभी मामलों को सुनकर थानेदार राजी हो जाता है। इन पड़ोसियों को बात सुन कर के थानेदार राजी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, यदि मोहन अपना दिमाग न लगा करके पड़ोसियों को नहीं ले गया होता तो क्या मोहन की कोई सुनता? मोहन के साथ न्याय हो पाता? क्या मोहन को समानता मतलब मोहन को जो न्याय मिल पाता? नहीं मिल पाता। ठीक ऐसा ही आज के ट्रेंड में भी चल रहा है। अगर व्यक्ति पैसे से कमज़ोर है, आर्थिक उसके पास कमज़ोरी है, तो वह दुनिया में किसी काम के लायक नहीं है, उसकी कोई भी नहीं सुनता है। और इसी जो सिस्टम को है, प्रशासनिक ढांचा को है, हम लोगों को मजबूत बनाना है। हम लोगों को शिक्षित होकर के, हम लोगों को इस पद पे पहुँच कर के इन सभी चीज़ों को सुचारू रूप से बनाना है, ताकि हर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, देश का विकास हो सके, देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, सुरक्षित महसूस कर सके। उस सिस्टम को हम लोगों को अच्छा करना है। ठीक है। तब क्या होता है, कहता है थानेदार कि ठीक है, वायदा करता है अगले दिन हवलदार को घटना की जांच पड़ताल के लिए मैं तुम्हारे गांव भेज दूंगा। अब क्या होता है, गांव भेज देता है अगले दिन। अब खैर वह अगले दिन की बात है। अब क्या आता है कि अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक हमारे अंदर क्वेश्चन को डालने का प्रयास किया है कि आप एक नाटक कीजिए, फिर बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या आप थानेदार की जगह रहते तो क्या मोहन की रिपोर्ट लिखते कि जिस तरह थानेदार कहा उसी तरह आप भी कहते? क्या आप मोहन की तरह रहते तो आप हो सकता है कि मोहन जिस तरह से डिसीजन लिया थाने जाने का, क्या आप उसकी जगह कोई और डिसीजन ले सकते थे? आप सोचिए कि यदि आप उन पड़ोसियों की जगह रहते जो पड़ोसी थे, तो आप उस वक़्त कैसा महसूस करते? या अपने गाँव में देख सकते हैं, यदि आपके साथ किसी के साथ ज़मीनी को लेकर झगड़ा होता है, तब आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? जब आप थानेदार हो जाएँगे तो अपने आप कैसा महसूस करेंगे? या आप किसी पड़ोसी के बीच-बीच में झगड़ा हुआ है खेती को लेकर के, तब आप जाते हैं एक की तरफ से, तो आप वहाँ पे अपनी क्या भूमिका निभाते हैं? अपनी किस रोल को
अदा करते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के इसमें बताया गया है। क्या थानेदार स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था, अब यहाँ पे किसी अन्य तरीकों को दिया गया है और वह अन्य तरीका है राजस्व विभाग। क्योंकि यह विवाद था ज़मीनी, तो ज़मीनी का विवाद हम जानते हैं कि राजस्व विभाग के दायरे में भी आता है। अब चलिए समझते हैं राजस्व विभाग का क्या क्या काम होता है। ठीक है, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई की। जबरदस्त लड़ाई क्या कर लेते हैं, वे दोनों कर लेते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला क्या कर सकें, सुलझा सकें शांतिपूर्वक? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। हम लोग, आप लोग, हम लोग जब अपने बड़ों से पूछते हैं या हम लोग जब बड़े ही हो जाते हैं तो जान जाते हैं कि जो हमारी खेती की दस्तावेज होती है, जैसे कि खतौनी हो गया, किसान बही टाइप में हो गया, और इस तरह के कागजी दस्तावेज होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि गांव में हमारी ज़मीन की स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, गांव में अपनी ज़मीन की स्थिति जानने के लिए हम खतौनी का यूज करते हैं। ठीक है, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। और इस ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का काम होता है। ये टोटल प्रशासन है। प्रशासन में हम किसी को वोट दे करके नहीं बनाए होते हैं, वोट दे करके नहीं चुने होते हैं। इसीलिए जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह खुद डिसीजन लेता है, वह हमारे कहे हुए अनुसार डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन हम जिसको वोट दिए हैं उसकी पावर, उसको हम लोगों ने पावर दिया है। हमारी पावर लेकर आज वह उस पद पे खड़ा है, आज वह उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसलिए उसमें सर्वे सर्वा हम लोग होते हैं। लेकिन प्रशासनिक ढांचा में केवल प्रशासन ही ढांचा मेन होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार करता है। पढ़ लिख करके पेपर दे करके जो आया होता है वह प्रशासन में रहता है। ठीक, जो ज़मीन के नापने का काम होता है, ज़मीन को रखने का काम होता है, वह पटवारी का काम होता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने पंचायती राज में देखा था कि जो जिला पंचायत लोग होते हैं, जिला पंचायत या जिला परिषद जिला के स्तर पर एक कार्यक्रम की योजना बना करके पंचायत में उसको आवंटित करना चाहती है, वितरण करना चाहती है, तो इस वितरण का काम विकास खंड अधिकारी के लोग करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब सरकार वहाँ से पैसा भेजती है ग्राम पंचायत की मुखिया को कि आप अपने गांव में ये काम करिए, तो यह इसके साथ एक सेक्रेटरी यानी सचिव को भी लगाई रहती है कि तुम देखते रहना ये पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। सड़क बनवा रहा है तो उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, किसी को आवास दे रहा है तो उसमें कितना पैसा खर्च कर रहा है। और यह जो सेक्रेटरी या सचिव होता है प्रधान के साथ रह करके उस सभी रिकॉर्ड को अपने रजिस्टर में दर्ज करते जाता है। ठीक ऐसा ही काम होता है ज़मीन का। ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता है, जो नापना होता है, वह क्या करता है? अपने पटवारी का काम होता है। अब चलिए समझते हैं कि अलग अलग राज्यों में इस पटवारी को अलग अलग नाम से कहा जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो भी कहा जाता है। इस पटवारी को क्या कहा जाता है? कहीं पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। यहाँ हम पटवारी को लेकर के बात करेंगे। इस किताब में पटवारी को लेकर के बात किया गया है और पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है, प्रत्येक लेखपाल कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है, प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर, खसरा का अर्थ होता है रजिस्टर, के विवरण को देखिए। और यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अगले पृष्ठ पे हम लोग देखेंगे कि उसमें एक खसरा दिया गया है और उसमें गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड रखा गया, और उस गांव की ज़मीन के रिकॉर्ड को हम उसके रजिस्टर में आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल करते हैं जिसे वह जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई
कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि यह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अब देखिए, जब गांव में रघु और मोहन, ये था रघु की जमीन, यह थी मोहन की जमीन। रघु के यहाँ पे मेड़ था, लेकिन रघु ने मेड़ को यहाँ पे बढ़ा लिया था और इन्होंने जा कर के झगड़ा कर लिया और पुलिस थाने क्षेत्र गया। अब यहाँ पे दे रहा है कि एक अन्य तरीका भी है, पटवारी के माध्यम से। पटवारी आता, गांव का नक्शा देखता, गांव के नक्शे में पूरा नाप करके देखता कि तुम्हारी ज़मीन कहाँ तक लिखी गई थी और तुम्हारी ज़मीन कहाँ तक लिखी गई थी। वह जरीब गिरा करके नाप लेता और एग्जैक्ट जहाँ पे वह मेड़ आता वहाँ पे पटवारी उसको टिक कर देता, वहाँ पे बनवा देता। इस तरीके से मामला शांतिपूर्वक सुलझ जाता और दोनों लोगों के बीच झगड़ा नहीं होता। अगर वह नक्शे में मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की समीक्षा बदली गई है या नहीं। अब चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। पटवारी किसानों से भूमि भी इकट्ठा करते हैं, भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि पंचायत क्षेत्र को ये सब पैसे कहाँ से मिलते हैं, पंचायत क्षेत्र को पैसों का स्रोत कहाँ से आता है, तो इन्हीं सब भूमि कर से आता था। जो सार्वजनिक भवनें थे या सामुदायिक जो दान दिए जाते थे, इससे उनका क्या आता था, पैसे का स्रोत था और वहीं से पैसा आता था और काम होता था। जब तक हम एक दूसरे चैप्टर को रिकॉल करके नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरे चैप्टर को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी समझ विकसित नहीं होगी। जो एनसीईआरटी की सोच है वह पूरी नहीं होगी। एनसीईआरटी का जो मिशन है कि हम बच्चों की समझ को, सोच को विकसित कर सकें, बच्चे तुलनात्मक दृष्टिकोण अपना सकें, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपना सकें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकें, उस चीज़ को हम लोग कायम किए रहेंगे और उस चीज़ को यूज करते हुए एनसीईआरटी की लेसनों को, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे। ठीक है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है और इन्हीं पटवारियों की वजह से भारत में पता चल पाता है कि किस राज्य में कितना अनाज की मात्रा अत्यधिक होती है, प्रति हेक्टेयर में कितना अनाज किस क्षेत्र में अत्यधिक उग पाता है, भारत में किस चीज़ की खेती अच्छी होती है, किस चीज़ की खेती बहुत ज़्यादा होती है, किस चीज़ की खेती बहुत कम होती है, कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, कौन सी फसल कम उगाई जाती है। ये सब काम किसका होता है, पटवारी। हर राज्य में पटवारी होते हैं। पटवारी अपने अपने जगहों का क्या करते हैं, ब्यौरा देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज ठंडी का मौसम चल रहा है, इस समय ठंडी के मौसम में अक्सर गन्ने छीले जाते हैं और गन्नों की खेती के लिए, गन्ने छीलने के लिए पर्चियाँ आती हैं और पर्ची के हिसाब से गन्ने को छीला जाता है और गन्ने को पहुँचाया जाता है मिल में। तो गन्ने की जो जाँच पड़ताल होती है वह कौन करता है, पटवारी ही करता है या कंपनी वाले, एजेंसी वाले आकर के जाँच पड़ताल करते हैं। और इससे हमें यह पता चलता है कि आज के समय में इस क्षेत्र में यहाँ पे गन्ना कितना उगाया गया। यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए सभी लोगों ने गन्ना बनाना बंद कर दिया, गन्ना उगाना बंद कर दिया, तो वो लेखपाल भेजेगा रिकॉर्ड ना कि गन्ना यहाँ पे नहीं उगाया जा रहा है, तो सरकार उसके लिए भी योजना बनाएगी। क्यों? क्योंकि जब गन्ना नहीं उगेगा तो जितनी भी मीठी चीज़ें हम लोग खाते हैं, शुगर वाली, चीनी वाली मीठी चीज़ें, वह नहीं बन पाएंगी। ठीक है, वह चीज़ें नहीं बन पाएँगी, तो उसके लिए सरकार क्या करेंगी, योजनाएँ बनाएँगी और आकर के लोगों से समस्याएँ पूछेंगी कि आप गन्ना क्यों नहीं उगा रहे हैं जबकि आपके पास खेत है। तो लोग अपना कारण देंगे कि हमारे पास सुविधाएँ नहीं हैं, हमारे पास ये दिक्कतें आती हैं, जानवरों की दिक्कत आती हैं, जानवर फसल होने नहीं देते हैं। तो सरकार उन सभी योजनाओं को बनाएगी, उसको डिज़ाइन करेगी और गन्ना उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जब लोगों के अंदर समस्याएँ आती हैं तभी कार्यक्रम और योजनाएँ चालू की जाती हैं। हम लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें और सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँव के लिए ज़मीन का अभिलेख रखता है और गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। चलिए यहाँ पे खसरा दिया गया है। खसरा में दिया गया है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे क्षेत्र हेक्टेयर में दिया गया है, ज़मीन का मालिक
का नाम दिया गया है। यदि वह किसी को बटाई दिया हुआ है तो वह नाम दिया गया है। और 1 साल में यहाँ पर इस साल जोती गई ज़मीन में कौन-कौन सी फसलें उगाई गईं, कितने क्षेत्र में उगाई गईं और अन्य फसलें कौन-कौन सी उगाई गईं, परती ज़मीन है कि नहीं है और क्या-क्या सुविधाएँ इनको मिली। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पर है 0.75 हेक्टेयर ज़मीन किसकी है? मोहन की है। वल्द राजा राम गाँव अमरापुरा ज़मीन का मालिक है, किसी को बटाई नहीं दिया है। सोयाबीन उगाया था कितने क्षेत्र में? पूरे खेत में इसने उगाया था। इसने क्या उगाया था? गेहूँ उगाया था और इतने 1.75 क्षेत्र में अन्य फसल उगाई थी। रघु के पास कितनी ज़मीन थी? 3 हेक्टेयर। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो तीसरा नंबर पे है 6 हेक्टेयर है और यह सरकारी घास का मैदान है, इसमें कोई भी फसल नहीं उगा, यह किसी को भी बटाई नहीं दिया गया है, इसमें कोई फसल नहीं बोया गया था और कुआँ चालू और चारागाह है। और रघु के खेत में क्या है? रघु के खेत में कुआँ है जो कि चालू है। इस तरह से यह डिज़ाइन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको यह रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। लोगों को इसको हासिल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर पर डाल दिए गए हैं। आज भी हम देखते हैं कि कंप्यूटर के वाले के पास हम जाते हैं और अपने खसरा का नाम बोलते हैं, खसरा का नंबर बोलते हैं और वह तुरंत खसरा और खतौनी निकाल करके हमें दे देता है। आजकल का जो युग चल रहा है वह डिजिटल चल रहा है। डिजिटल के माध्यम से हमारी बहुत सारी जो मुश्किल वाले काम थी वह आसानी से हो जाता है। ठीक है। खसरा और खतौनी का प्रयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ नहीं। जब किसान किसी खेत को बेचने में करता है तो वहाँ पे खतौनी का काम कर लगता है। जब वह किसी को बटाई देता है तो वहाँ पे लगा भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि ज़मीन में कोई कुआँ खोदा जाता है तो वहाँ भी खसरा में दर्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह रिकॉर्ड में डाला जाता है। यदि आप वहाँ पे कुआँ खोद देते हैं बिना लेखपाल के बताए हुए, जब लेखपाल आके जाँच करेगा तो कहेगा यहाँ पे कुआँ नहीं था, आपने कुआँ खोदा तो हमको बताया क्यों नहीं? कुआँ खोदने में हम लेखपाल या पटवारी को बताएँगे। इससे एक और संदर्भ में हम सोच सकते हैं, जैसे भूमिगत जल। हम लोगों ने पंचायती राज में देखा था कि हैंडपंप का पानी का जो स्तर था वह नीचे चला जाता था। यदि हम लेखपाल को बताएँगे तो वह कहेगा ना कि तुम्हारा क्षेत्र इतना बड़ा है और इसके लिए 1 ही कुआँ काफ़ी है, तुम 5 कुआँ नहीं खोद सकते हो। 5 कुआँ खोदोगे तो हो सकता है फसल को जितनी पानी की ज़रूरत है तुम उससे ज़्यादा उसमें पानी डालोगे। तो इससे क्या होगा? हमारी भूमिगत जल की स्तर नीचे जाएगी। तुम्हारी की वजह से अन्य लोगों को भी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से लिंक है। यदि कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। सपोज़ यदि मान लेते हैं ये गोली है, कंचे हैं, कंचे सब एक दूसरे से सटा करके भारत से लेकर के अमेरिका तक, भारत से लेकर के अमेरिका तक रखे गए हैं। यदि हम भारत में धीरे से एक गोली खिसकाते हैं तो ये सभी गोली खिसकते-खिसकते जाएँगी और अमेरिका की गोली भी खिसकेगी। क्यों? क्योंकि हम सभी एक दूसरे से क्या हैं? अटैच हैं। इसलिए कोई भी कुआँ खोदना है, नल गड़वाना है, बोरिंग करवानी है, सबका रिकॉर्ड किसको देना पड़ता है? लेखपाल को देना पड़ता है। लेखपाल आकर के खुद जाँच करता है कि आपके खेत में कौन-सी नई कामें हुईं, कौन-सी फसलें इस वर्ष उगाई गईं। ठीक है? अक्सर ऐसा होता है कि लेखपाल कभी-कभी गाँव में घूमते नहीं हैं, वह डायरेक्ट आकर के मुखिया सरपंच से ये कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं और उनसे सारी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। ठीक है? यही सब इसमें बात है। अब हम जानते हैं एक, हाँ, नहीं, यहाँ पे और चीज़ है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय-समय पर दुरुस्त करता है। किसान की कई बार फसल बदल देता है, कुछ और उगाने होते हैं तो कोई कहीं कुआँ खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिले में बँटे हुए हैं। हम जानते हैं कि भारत में आज कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य में हर जिले में बँटे हुए, राज्य जिलों में बँटा हुआ है। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को आम तौर पर छोटे-छोटे खंडों में बाँट दिया गया है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि।
सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। सबसे ऊपर डीएम होते हैं और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। राजस्व का मतलब होता है विभिन्न तरह के कर। जब हम लोग इतिहास के संदर्भ में देखेंगे तो जो राजा महाराजा थे उन लोगों के लिए भी राजस्व विभाग होता था। जो प्रशासनिक सेवा का ढांचा है वह राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो या तानाशाही सरकार हो, हर जगह प्रशासनिक सेवा की, प्रशासनिक ढांचा की, प्रशासन की जरूरत पड़ती है, चाहे वह राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो। तो उस समय भी राजस्व विभाग होते थे। राजतंत्र में भी वह कर यानी कि लगान वसूलते थे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये कौन जारी करता है? तहसीलदार ही जारी करता है, लेखपाल ही जारी करता है, पटवारी ही जारी करता है। अब हम आ जाते हैं, क्या इस जमीन में केवल बेटों का ही हिस्सा होगा या बेटियों का भी हिस्सा होगा? इस चीज़ को लेकर के चलिए नए कानून को देखते हैं। इसको हम लोगों ने जब पढ़ा था सार्वभौमिक मताधिकार में, सार्वभौमिक मताधिकार में जो महिला मताधिकार आंदोलन किए थे अमेरिका में 1920 में मिला था, लंदन में 1928 में मिला था। उसमें हम लोगों ने देखा कि महिलाएं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब निकली, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पुरुष सब युद्ध करने चले गए थे, लेकिन जो महिलाएं थीं वह बाहर निकलीं और मर्दों का काम संभाली, मर्दों जैसा काम करी। और तब उन लोगों को अपने बल का अंदाजा हुआ और उन्हें लगा कि हम पुरुष के समान ही काम कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों मसलों को लेकर के चलिए 2005 में एक अधिनियम बनाया जाता है जिसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। जब हम सोचते हैं उसके पास ज़मीन है तो हमारा माइंड बचपन से ही ऐसा सेट हुआ है कि हमारे माइंड में डायरेक्ट फिगर बनता है उसके वहाँ के पुरुष की। ठीक है। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उसके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां के ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। जो सुधा है वह सबसे बड़े खेतिहर परिवार की बेटी है। चलिए उसकी समस्याओं को देखते हैं। उसने यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है, एक बिटिया की चाह। चलिए एक बिटिया की चाह को पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से। विरासत यानी कि विरासत का मतलब यह होता है कि हम उस चीज़ को अपने बलबूते के तौर पर खड़ा न किए हों, वह हमें विरासत में मिल गया, वह हमें बना बनाया मिल गया। तब विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यह घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। देखिए एक बिटिया की चाह को कैसे इस लेखक यानी कि लेखक कौन है? स्रोत अंजलि मॉन्टेरियो। ये मुंबई की यह एक रिफ्लेक्शन ऑन माय फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियो मुंबई से इसका स्रोत है। उन्होंने कहा है बेटी की चाह को दर्शाया है और लिखा गया है कि विरासत में मिला यह घर पापा को उनके पिता से, यह घर मिलेगा मेरे भैया को। यानी कि आप अपने आप को लड़की मान के समझिएगा, लड़की को सेंटर में रख के समझिएगा। यदि आप लड़की हैं तो आप आसानी से इस बात को समझ सकती हैं। मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। बता दिया गया है हमें, बता दिया गया है मुझे
पिता के घर में हिस्से की बात बेटियां या औरतें नहीं करती। आखिर में ये ट्रेंड क्यों चला? क्यों बता दिया गया कि औरतों का हिस्सा पिता के घर में, पिता के जमीन में नहीं होती है? आखिर इसका प्रचार, इसको बढ़ावा, इस रूढ़िवाद धारणा को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। चलिए देखते हैं। शादीशुदा है, पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने लेखपाल से कहा, पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में रह जाती है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब देखते हैं अन्य सार्वजनिक सेवाएं का एक सर्वेक्षण, एक छोटी सी झलक। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ा। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में लेखपाल की भूमिका का, पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। क्या सूची बनानी है? दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापक या अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसा सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप स्वास्थ्य केंद्र है, तो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपने क्या देखा? तो स्वास्थ्य केंद्र टाइम से तो खुलता है और यह 2 गाँव के बीच में है। यहाँ पे इसकी सुविधा का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनवाना पड़ता है। यहाँ पर दवाइयाँ जो होती हैं वह बहुत कम सरकारी में से मिलती है। अधिकतर दवाइयाँ बाहरी प्राइवेट लिखी जाती हैं। लोगों की समस्याएं अपनी इलाज कराने आते हैं, लेकिन कई इलाज के जो वार्ड होते हैं वह बंद ही रहते हैं। क्या सुधार किया जा सकता है? तो इसमें यही सुधार किया जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र में अधिक से अधिक डॉक्टरों को शामिल किया जाए और अधिक से अधिक इन सेवाओं का लोग क्या कर सकें, लाभ उठा सकें। इन्हीं सब बातों को हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास 9 की 10 का, जब हम लोग आर्थिक विकास का समझ पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे कि भर्तियां कैसे होती हैं। चलिए वह बात बाद में की है। मैं आशा करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह बातें जो भी मैंने बताई, जो भी इसमें कंसेप्ट दिए, जो भी चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखा, अपने विचार से और रखा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़ सके और मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।